फ्रैक्शन का एक छोटा सा सवाल है कि 5/7 और 9/5 के व्युत्क्रम, यानी व्युत्क्रम मतलब उल्टा, इनवर्स। तो पहले इनका इनवर्स लिखते हैं हम लोग। 5/7 का इनवर्स और 9/5 का इनवर्स। 5/इनवर्स कर दिया के योग, यानी इनका योग करना है। पहले योग कर लेते हैं, उसके बाद कहेगा योग बताओ तो योग बताएंगे, व्युत्क्रम बताओ तो उल्टा कर देंगे। 9 5 45, 9 7 और 5 5 जोड़ेंगे तो सर अभी तक तो ये पहुंचे कि व्युत्क्रमों का योग, आगे कर है का व्युत्क्रम, यानी इसका भी उल्टा। तो इसका उल्टा करेंगे तो 45/88। तो 45/88 कहाँ है? सी में है, इसलिए आंसर 35 वाला कैसे बोले थे? 35 कहाँ से है? 35 वाला तो ऑप्शन रिजेक्ट था ना। जोड़े ताकि रिजल्ट 5/4 हो जाए। तो आप कहोगे सर अगर 2 नंबर को जोड़ के एक रिजल्ट बना है तो उस रिजल्ट में से एक नंबर घटा देंगे तो जुड़ा हुआ नंबर निकल जाता है। तो कितना जोड़े ये अगर पता करना है तो जो परिणाम है, रिजल्ट है 5/4, उसमें से जो जोड़ा था उसको घटा दिया जाए, -4/5। तो क्या हो जाएगा? 25 -16/20, 9/20। तो ये सीधे आपका आंसर आ जाएगा। अगर यही जोड़ के जगह कितना घटाए कहता कि कितना घटाए, तो आप कहते माइनस करना है तो उसको इधर ले जाके जो रिजल्ट होता वो कम आ गया होता तो उसको इसमें जोड़ देते हैं कि घटा देते हैं, घटा देते हैं। यानी दोनों ही सिचुएशन में घटाएंगे, बट जोड़ के सिचुएशन में रिजल्ट में से घटाएंगे और घटाव के सिचुएशन में नंबर में से रिजल्ट को घटाएंगे और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या ये बात? आ गया ना? कह रहा है कि वह कौन सा भिन्न है जिसे जब 1/2 से घटाया जाए, यानी किससे घटाना है? 1/2 से। तो अगर 1/2 से कोई नंबर घटाना है, कोई भिन्न घटाना है, तो मानते हैं कि वो भिन्न x है, तो क्या -x करना था? करने पे मान क्या होना चाहिए? 2/3 इज इक्वल टू 2/3 लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर हमारे इस एक्सप्रेशन या इक्वेशन से x का ही मान निकालना है, तो x माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 1/2 में से 2/3 घट जाएगा, तो 1/2 - 2/3। आप कहोगे नीचे एलसीएम 6 हो जाएगा और 3 - 4 - 1/6 और निकालना भी तो x ही था, इसीलिए आंसर -1/6, सी ऑप्शन। 5 का योग उस संख्या से, लिख लीजिए हमारे साथ, उस संख्या से 12 अधिक है, वह संख्या ज्ञात करिए। यहां छूट गया यार। किसी संख्या का 1/2, 1/3 और 1/5 के योग का योग उस संख्या से 12 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, ऑप्शन है 144, 360, 444, 122। ऐसे है एक छोटा सा लैंग्वेज बेस्ड सवाल। किसी संख्या का 1/2 ऐड कर लेना, छूट गया था वो। किसी संख्या का 1/2, 1/3 और 1/5 का योग उस संख्या से 12 अधिक है, तो बताइए संख्या। और उसका 1/2, 1/3, 1/5 का योग, तो सर संख्या ही निकालना है ना, वो संख्या ही ज्ञात करो।
तो आप चाहें तो वो संख्या को x एज्यूम करके चल सकते हैं कि सर वो संख्या अगर x है तो x का मतलब गुणा, x का कितना कितना 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। क्यों प्लस? क्योंकि योग का बात हुआ है। ये सर उस संख्या से, संख्या क्या माने थे? x, यानी x से 12 अधिक है, तो जो अधिक है कम है इस प्रकार की जानकारियां अंतर को बताता है। तो सर ये जो संख्या है ये ओरिजिनल संख्या से 12 अधिक है, यानी इनका अंतर ना 12 है। तो आप चाहें तो इनको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ये देखिए फ्रैक्शन तीनों जोड़ेंगे तो क्या ये बनेगा? हाँ, नीचे कितना 30 और ऊपर 31 और माइनस x इज इक्वल टू 12। सर x कॉमन हो जाएगा तो 31/30 माइनस 1 इज इक्वल टू 12। बोलो सर, यही x कॉमन ले लेते तो डायरेक्ट 1 लिख लेते और 1 लिख लेते तो क्या हो जाएगा? ऊपर यहां जाएगा ऊपर, तो 31 माइनस 30/30। तो सर 31 में से 30 गया, 1/30 इज इक्वल टू 12। तो हमें x निकालना था, इसलिए 30 का गुणा हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12 गुणे 30 और हमारा आंसर होगा 300। तो ये तो हुआ कि सर हमने संख्या को x एज्यूम कर लिया। थोड़ा हमारा स्टैंडर्ड अगर बढ़ जाता है तो सर हम ये जानते हैं कि फ्रैक्शन में किसी संख्या को 1 बोलते हैं। जैसे परसेंटेज में कोई संख्या को 100% बोलते हैं। परसेंटेज के टर्म में कोई नंबर अपने आप का 100% होता है। कोई भी नंबर, किसी का भी ओरिजिनल वैल्यू हमेशा कितना होता है? 100%। और 100% को हम क्या कहते हैं? 1। तो जब परसेंटेज में एक कंप्लीट वैल्यू 100% होता है तो फ्रैक्शन में भी एक कंप्लीट वैल्यू 1 होता है। तो अगर आपको कभी संख्या के बारे में सोचना है तो आप 1 सोच सकते हैं। जैसे आपको संख्या निकालना था, यानी आप संख्या जैसे x सोच रहे हो ना, वैसे 1 सोच लो कि हमें 1 का मान निकालना है। ठीक, यानी संख्या निकालना मतलब 1 का मान निकालना है। चलो, बोला एक संख्या का 1/2, 1/3, 1/5 का योग, योग मतलब तीनों जोड़ना होगा। तो अगर तीनों जोड़ते हैं तो क्या आया? 31/30। तीनों जोड़ लिया आपने फ्रैक्शन, 31/30 संख्या से मतलब 1 से। तो बताओ 31/30 1 से कितना ज्यादा है? 1/30 ज्यादा है, यानी 1/30 जो ज्यादा है उसी को रियल में 12 ज्यादा बोला गया है। तो अगर 1/30 का मान 12 होगा तो संख्या तो 1 होता है। 1/30 का मान 12 तो 1 का मान 12 गुणे 30 हो जाएगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? 360। क्लियर हो गया? 12 का मल्टीपल कैसे देखते हैं? ये भी था ना 12 का मल्टीपल, इसलिए आपको ये देखना जरूरी था कि सर कितना बन रहा है। डिनोमिनेटर 12 तो नहीं आ रहा है, 30 आ रहा है आपका। 12 36 समझ गए जी सब लोग? चलो आइए देखते हैं। प्रश्न है कि वह सबसे छोटा धनात्मक भिन्न क्या है? यानी इन 4 ऑप्शन में से इनमें से सबसे छोटा क्या है जिसे इस फ्रैक्शन में, ये भी तो एक फ्रैक्शन है ना, इस फ्रैक्शन में ऐड करने पे एक इंटीजर बन जाए। इंटीजर मतलब पूर्णांक बन जाए, पूर्ण अंक बन जाए वो। तो आप कहोगे सर पहले ये फ्रैक्शन को तो सॉर्ट आउट कर लो, क्या है छोटा से छोटा? छोटा से छोटा कर लो, 4 से 4 बार में, 7 से 3 बार में, और वह कुछ ये वाला बस। तो सर ये फाइनल जो इतना बड़ा लिखा है 3 गुणे 2 6/25 है ना। यानी अब प्रश्न कैसा है कि सर वह छोटा से छोटा धनात्मक भिन्न क्या है जिसे 6/25 में, अब उतना की जगह पे क्या पढ़ेंगे? 6/25, यानी 6/25 में जोड़ने पर एक इंटीजर बन जाए, है ना, एक पूर्णांक बन जाए। तो आप कहोगे सर अगर डिनोमिनेटर इसका 25 है
तो न्यूमरेटर भी 25 हो जाए, तभी ना 25 से 25 कैंसिल होके इंटीजर बन जाएगा। तो आप कहोगे 25 वाला यही ऑप्शन है ना आपके पास। अगर इसको यहाँ पे जोड़ते हैं तो ऐसे 19/25 रखेंगे, और जब इनको सॉल्व करेंगे तो नीचे भी 25, ऊपर भी 19 6 25, तो 19 6 25 और 25/25 से 25/25 फ्रैक्शन है कि इंटीजर है? सर 25/25 मतलब 1 हो गया, और 1 को पूर्णांक कहते हैं ना, इंटीजर कहते हैं, इसलिए मेरा आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। क्लियर है? सबसे छोटा है लिस्ट फ्रैक्शन। हाँ वो ऑप्शन है लिखा है डायरेक्ट, ABCD में लिखा हुआ है। इनमें कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है? कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। बेसिक्स एकदम है, ये कंपैरिजन जो है उसका सबसे साधारण सवाल है, बेसिक सवाल है। सुनो ध्यान से, आंसर तो आ गया, डी है ना। प्रश्न है इनमें कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, यानी लोवेस्ट शॉर्टेस्ट आपको चाहिए। तो आपको सर हम फ्रैक्शन को ध्यान से देखते हैं तो 4 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, ये 4 फ्रैक्शन दिए हुए हैं ना, इनमें सबसे छोटा फ्रैक्शन बताना है। क्या इन फ्रैक्शन में एक बात कॉमन है कि सबका डिनोमिनेटर 29 है? अगर सबका डिनोमिनेटर 29 है, इसका मतलब इस 29 से लेना देना नहीं है, सबका तो बेस 29 ही है। तो सर केवल न्यूमरेटर देख लिया जाए, किसका न्यूमरेटर ज्यादा है किसका कम। क्या इस फ्रैक्शन का अंश सबसे छोटा है? तो घटता हुआ न्यूमरेटर घटाने का प्रयास करता है। कम, अगर अंश कम है और हर सबका कांस्टेंट है, सबका हर सेम है, तो घटता हुआ डिनोमिनेटर रिजल्ट न्यूमरेटर घटा देता है, और बढ़ता हुआ न्यूमरेटर वैल्यू बढ़ा देता है। यानी 27 31 25 23 में छोटा कौन? और सबका तो हर 29 है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जिसका अंश कम वही सबसे छोटा, और जिसका अंश ज्यादा वही सबसे बड़ा। तो ये है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, और ये है लिस्ट या शॉर्टेस्ट या लोवेस्ट, जो बोलना है बोलो, है ना, स्मॉलेस्ट। ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि सबका हर क्या था? समान था। अगर अलग अलग होता तो क्या ऐसा करता? क्या नहीं, तब फिर कंपेयर करना पड़ता, वैल्यू देखना पड़ता। ये ठीक है ना, एकदम बेसिक सवाल था यार। चलो बढ़िया, क्योंकि ये भी सेम कांस्टेंट वाला ही केस है। यहां भी आप देख रहे हो तो सबका न्यूमरेटर सेम है ना, यानी इन फ्रैक्शन में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये पता करने के लिए इस बार डिनोमिनेटर रिस्पॉन्सिबल है सबका, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है? सेम है। तो डिनोमिनेटर में होता क्या है कि घटता हुआ डिनोमिनेटर वैल्यू को बढ़ा देता है। तो कौन सा सबसे कम डिनोमिनेटर है? 13 ना, इसलिए आप कहोगे ये सबसे बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा होगा। और बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर वैल्यू घटा देता है। तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर ये था, 19 था ना, तो ये सबसे छोटा होगा। याद रहेगा दोनों बात, कि जब हर समान हो तो जो अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ा कहलाएगा, और जो अंश छोटा होगा वो सबसे छोटा। लेकिन जब अंश ही समान हो तो जो हर छोटा होगा वो सबसे बड़ा, और जो हर बड़ा होगा वो सबसे छोटा। यानी बढ़ता हुआ अंश वैल्यू बढ़ाता है, और घटता हुआ हर भी वैल्यू बढ़ाता है। जितने हर छोटा करिएगा उतना ही रिजल्ट बड़ा आएगा। जैसे मान लो एक नंबर 21 है, इसमें मुझे 3 से भाग देना है। एक नंबर 21 है, अंश में नंबर रहेगा वो जिसमें भाग देना है। तो अगर 21 में हम 3 से भाग देते हैं तो क्या वो 7 बार में जा रहा है? बट डिनोमिनेटर 3 के जगह हम 2 ले लेते हैं, डिनोमिनेटर घटा रहे हैं,
तो जब मैं 21 में 2 से भाग दूंगा तो 10.5 बार में जाने लगेगा। तो यही कंक्लूजन निकला ना कि अगर डिनोमिनेटर कम करोगे तो रिजल्ट बड़ा हो जाएगा, और न्यूमरेटर बड़ा करोगे तो भी रिजल्ट बड़ा हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर बड़ा करोगे तो रिजल्ट छोटा हो जाएगा, अगर न्यूमरेटर छोटा करोगे तो रिजल्ट भी छोटा हो जाएगा। क्लियर? दो में से एक कांस्टेंट होना चाहिए। जब न्यूमरेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर कांस्टेंट होना चाहिए, और जब डिनोमिनेटर की बात करें तो न्यूमरेटर कांस्टेंट होना चाहिए। तब नहीं डिसाइड होगा कि कौन बढ़ा। मान लो न्यूमरेटर वो बढ़ा, डिनोमिनेटर वो बढ़ा, तो फिर देखना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं इसका डिस्कस करता हूँ, बड़ा मजेदार चीज है। सुनो, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं तुमको, बहुत मजेदार है ये तो बहुत ही आसान सवाल है। आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं जो सब कुछ चेंज हो जाएगा, है ना। तो पहले बेसिक बात थोड़ा सा, एक फ्रैक्शन को न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर लिखते हैं। एक फ्रैक्शन को p बाई क्यू यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। अंश है, ये हर है। ध्यान से सुनो अगर n कांस्टेंट है यानी अंश कांस्टेंट है, यानी जितना भी फ्रैक्शन दिया ना सबका न्यूमरेटर सेम दिया, जैसे यहां दिया हुआ था सबका न्यूमरेटर सेम हो गया। n कांस्टेंट है तो d अगर बढ़ाओगे, डिनोमिनेटर बढ़ाओगे तो n बाई जो d था मेरा, यही ना फ्रैक्शन था, इसको मैं f से लिख दूं क्या फ्रैक्शन को? तो f मतलब ये भिन्न पूरा, तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन डाउन हो जाएगा, आपका वैल्यू इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आ रहा है समझ बात? अगर डिनोमिनेटर घटाओगे, इसी को मैं बोला था घटता हुआ डिनोमिनेटर, तो क्या मेरा फ्रैक्शन का जो वैल्यू होगा वो बड़ा हो जाएगा। आ रहा है समझ बात? दूसरा केस समझना, ये पहला केस था तुम्हारा, सेकंड केस में समझो। यही फ्रैक्शन क्या हमने लिया है, f बराबर n बाई डी। अगर सर डिनोमिनेटर ही कांस्टेंट हो जाए, हर को ही क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, जैसे पिछला सवाल था ना सबका हर सेम था, वैसा कुछ हो जाए तो सर न्यूमरेटर में चेंज देखा जाएगा। अगर डिनोमिनेटर कांस्टेंट तो चेंज किस में देखा जाएगा? न्यूमरेटर में। अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा, अंश बढ़ेगा, तो क्या फ्रैक्शन भी बढ़ेगा? अगर न्यूमरेटर घटेगा तो मेरा फ्रैक्शन भी घटेगा। अभी इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे सवाल था आपका। तीसरा कॉन्सेप्ट, सर कांस्टेंट कुछ ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि सब ना दे बराबर बराबर, अलग अलग हो जाए। सर कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, सारे फ्रैक्शन का n भी अलग अलग दिया है, d भी अलग अलग दिया है, तो जरा एक बात बताना, अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है, बोल देखना बाबू ध्यान से, अगर किसी फ्रैक्शन का अंश बड़ा हो रहा है और डिनोमिनेटर गिर रहा है ना, अंश बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो फ्रैक्शन बड़ी तेजी से बढ़ेगा, हो फुल स्पीड में एकदम भागेगा, मल्टीपल स्टेप से बड़ा होने लगेगा। क्योंकि सर बढ़ता हुआ न्यूमरेटर का भी काम है वैल्यू बड़ा करना, और गिरता हुआ डिनोमिनेटर का भी काम है वैल्यू बड़ा करना, तो दोनों मिलकर ना फ्रैक्शन को बढ़ा देगा और जल्दी से ज्यादा बढ़ जाएगा वैल्यू उसका। चौथा कॉन्सेप्ट होगा कि न्यूमरेटर गिर रहा है ना, एंड डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, यानी अंश कम हो रहा है और हर बड़ा हो रहा है, तो क्या फ्रैक्शन ज्यादा तेजी से कम होगा? तो फ्रैक्शन भी ज्यादा ही तेजी से कम होने लगेगा। पांचवा केस, सर ऐसा हो जाए कि न्यूमरेटर बढ़े और डिनोमिनेटर भी बढ़े। एक पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि सर न्यूमरेटर भी बढ़े डिनोमिनेटर भी बढ़े, तो बताओ फ्रैक्शन में क्या फर्क पड़ेगा? तो आप कहोगे सर बढ़ता हुआ न्यूमरेटर का काम है फ्रैक्शन को बढ़ाना, और बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर का काम है फ्रैक्शन को गिराना। यानी अब एक वो अंश चाहेगा कि फ्रैक्शन का मान बढ़ जाए,
और हर चाहेगा कि फ्रैक्शन का मान गिर जाए, तो फाइनली फ्रैक्शन के साथ क्या होगा? नहीं, तो फ्रैक्शन की वैल्यू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के डोमिनेशन पे डिपेंड करेगा। यानी कौन ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर का है। समझा रहा हूं। जैसे न्यूमरेटर भी चाह रहा था कि फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ जाए और डिनोमिनेटर भी चाह रहा था कि फ्रैक्शन का वैल्यू गिर जाए, ये नहीं चाह रहा था यहां का डिनोमिनेटर। तो सर फाइनली फ्रैक्शन में क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? तो हम बोलेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखेंगे कौन ज्यादा डोमिनेट है, किस में ज्यादा परसेंटेज चेंज हो रहा है। अगर न्यूमरेटर में परसेंटेज चेंज ज्यादा हो रहा है तो फ्रैक्शन को अपने हिसाब से लेके चला जाएगा, और वो चाह रहा था कि बढ़ जाए। अगर डिनोमिनेटर में ज्यादा चेंज हो रहा है, न्यूमरेटर से ज्यादा डिनोमिनेटर डोमिनेटिंग नेचर का है, वो ज्यादा चेंज हो रहा है, तो वो क्या चाहता है, बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर क्या चाहता है, कम हो जाए फ्रैक्शन। तो वो डिपेंड करेगा। फाइनली ये नहीं बोल सकते कि फ्रैक्शन बढ़िए जाएगा, फाइनली ये भी नहीं बोल सकते कि फ्रैक्शन घटिए जाएगा, और दोनों को लड़ा के ये भी नहीं बोल सकते कि कुछ नहीं होगा। वो तो डिपेंड करता है ना कि न्यूमरेटर में चेंज ज्यादा है कि डिनोमिनेटर में चेंज ज्यादा है। अगर न्यूमरेटर में चेंज ज्यादा होगा तो ये अपने हिसाब से काम करवाएगा, इसका हिसाब क्या था, फ्रैक्शन बढ़ जाना। अगर डिनोमिनेटर में चेंज ज्यादा होगा तो ये अपने हिसाब से काम करवाएगा, इसका काम क्या था, फ्रैक्शन को गिरा देना। समझ गए बात को? छठवां केस तो खुद अच्छे से बुझ गए कि सर हो सकता है न्यूमरेटर घटे एंड डिनोमिनेटर भी घट जाए, ऐसे हो जाए। तो घटता हुआ न्यूमरेटर चाहेगा कि फ्रैक्शन गिर जाए और घटता हुआ डिनोमिनेटर चाहेगा फ्रैक्शन बढ़ जाए। किसकी बात मानी जाए? तो दोनों में जो ज्यादा डोमिनेट करेगा उसी की बात मानी जाएगी। क्लियर है बात? तो वो पता चलेगा परसेंटेज चेंज देख करके कि किस में ज्यादा चेंज हो रहा है। डोमिनेट कौन कर रहा है, इस बात का फैसला परसेंटेज चेंज से होगा। जो ज्यादा बदलेगा, है ना, अंश में ज्यादा परिवर्तन आएगा, हम बोलेंगे वही डोमिनेटिंग नेचर का है ना। जो इसमें कम चेंज आएगा वो कम डोमिनेट कहलाएगा, है ना। चलो ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा फ्रैक्शन। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं।